आइए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे बेमिसाल सफर पर चलते हैं जिसने हमारे पूरे राष्ट्र की दिशा ही बदल दी। हम इतिहास की जानी मानी बातों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस अद्भुत बौद्धिक सफर को गहराई से समझेंगे जिसने लाखों जिंदगियों को एक नया आकार दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। 1891 में जन्म लेने के बाद से ही उन्होंने जिस भयानक सामाजिक भेदभाव और असमानता का सामना किया, ये शक्तिशाली विचार उसी की उपज था। और यही वो मूल समस्या थी जिसे जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज हम उनके जीवन के 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे उनकी प्रारंभिक शिक्षा से, फिर छुआछूत के खिलाफ उनका संघर्ष, एक अर्थशास्त्री और पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका, राष्ट्र निर्माण, उनका आध्यात्मिक सफर और अंत में उनकी अमर विरासत। तो पहला पड़ाव है उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एक ऐसी शुरुआत जिसने सारी बाधाओं को तोड़ दिया। जरा इस शानदार एकेडमिक सफर पर गौर कीजिए। 1907 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो 1913 में अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचा। बात यहीं नहीं रुकी। 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर 1923 में जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय। दुनिया भर में फैले इस असाधारण सफर के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कई डॉक्टरेट की उपाधियां हासिल की। 50,000, जी हां, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये मुंबई में उनके घर राजगृह की निजी लाइब्रेरी में मौजूद किताबों की संख्या है। उस समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय माना जाता था। ज्ञान की भूख और उसे हासिल करने की उनकी लगन का इससे बड़ा सबूत भला और क्या हो सकता है। हमारा दूसरा पड़ाव है छुआछूत के खिलाफ उनका ऐतिहासिक संघर्ष। अपने इसी विशाल ज्ञान को उन्होंने समाज सुधार का सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनके आंदोलन एकदम सीधे, स्पष्ट और जबरदस्त रणनीतिक थे। 1927 का महाड़ सत्याग्रह देखिए। यह सार्वजनिक पानी पर अछूतों के हक की एक बड़ी लड़ाई थी। उसी साल जातिगत भेदभाव को सही ठहराने वाले ग्रंथों के विरोध में मनुस्मृति दहन हुआ। और फिर 1930 का कालाराम मंदिर सत्याग्रह, जो सभी के लिए समान प्रवेश की मांग को लेकर था। हाशिए पर पड़े लोगों के मानवाधिकारों के लिए ये कदम सच में मील के पत्थर थे। लेकिन इस संघर्ष में अलग अलग राजनीतिक रणनीतियां भी सामने आईं। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर थे, जो शोषित वर्गों की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे, जिनका मानना था कि इससे समाज पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसलिए वो एकीकरण चाहते थे। इन्हीं दो अलग अलग विचारों के टकराव का नतीजा था 1932 का ऐतिहासिक पूना पैक्ट। आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, एक अर्थशास्त्री और पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका। एक ऐसा पहलू जिस पर अक्सर कम बात होती है। एक बेहद दिलचस्प सवाल, क्या किसी को अंदाजा है कि हमारे देश के सेंट्रल बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की नींव आखिर कैसे रखी गई थी? इसका जवाब है उनका शानदार आर्थिक शोध, रुपए की समस्या या द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। जब उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपना ये शोध पेश किया, तो यही विचार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का मुख्य आधार बन गया। देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में यह सचमुच एक बहुत बड़ा योगदान था। अर्थशास्त्र के साथ साथ पत्रकारिता में भी उनका विजन बिल्कुल साफ था। 1920 में मूक नायक, 1927 में बहिष्कृत भारत, 1928 में समता, 1930 में जनता और 1956 में प्रबुद्ध भारत। उनका दृढ़ विश्वास था कि किसी भी आंदोलन को जमीन पर उतारने और लोगों को संगठित करने के लिए अपने खुद के अखबार होना बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं चौथे और सबसे अहम पड़ाव पर, संविधान और राष्ट्र निर्माण, आजाद भारत की सबसे मजबूत नींव। 60 देशों के संविधान, स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसा ढांचा जो लचीला भी हो और मजबूत भी। इसे तैयार करने के लिए उन्होंने 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। यह रिसर्च का पैमाना ही बता देता है कि ड्राफ्टिंग की उस प्रक्रिया के पीछे कितनी कड़ी मेहनत और बारीक तैयारी छिपी थी। राष्ट्र निर्माण के इन कदमों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। सबसे पहले छुआछूत का पूरी तरह से अंत। दूसरा, सदियों की असमानता दूर करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही यानी रिजर्वेशन को लागू करना। तीसरा, हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के अधिकारों की जबरदस्त वकालत। और चौथा, समान नागरिक संहिता का समर्थन। मकसद एक ही था, आज़ादी और समानता को देश की रग रग में बसा देना। पांचवा पड़ाव, धम्म चक्र प्रवर्तन।
उनके जीवन का वो मोड़ जो आध्यात्मिक मुक्ति और समानता की तलाश में था। 5 लाख, इस आंकड़े की विशालता की कल्पना कीजिए। नागपुर की दीक्षा भूमि में एक ही दिन में लगभग 5 लाख लोगों ने उनके साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इतिहास में इतना बड़ा सामूहिक परिवर्तन अपने आप में एक हैरान कर देने वाली घटना थी। उन्होंने नवयान बौद्ध धर्म का मार्ग चुना, एक ऐसा रास्ता जिसकी 22 प्रतिज्ञाएं जातिगत ऊंच नीच को पूरी तरह से नकारती हैं। इसका पूरा जोर प्रज्ञा यानी बुद्धि, करुणा यानी दया और समता यानी समानता पर था। समाज सुधार और आध्यात्मिक शांति का इससे बेहतरीन संगम शायद ही देखने को मिले। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, बाबा साहब की अमर विरासत, एक ऐसा प्रभाव जो सरहदों और पीढ़ियों से बहुत आगे है। 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 200 साल के इतिहास में उन्हें सबसे बेहतरीन छात्र का दर्जा दिया और अपने पीछे वे छोड़ गए 22 प्रकाशित किताबें और ढेरों अनमोल पांडुलिपियां। ये उपलब्धियां साफ बताती हैं कि उनकी मेधा और उनकी विरासत पूरे विश्व के लिए है। इस पूरे सफर के अंत में एक सवाल हमें खुद से पूछने की जरूरत है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वो मूल्य जिन्हें डॉक्टर आंबेडकर ने हमारे देश के संविधान में इतनी गहराई से पिरोया है, आज का आधुनिक समाज उन मूल्यों को कैसे जिंदा रख सकता है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और उनकी लिखी बातों को खुद पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।